गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने सेल्स के अंदर केंद्रक का अध्ययन कर लिया था कल, न्यूक्लियस का। आज हम अध्ययन करेंगे कोशिका द्रव्य का। साइटोप्लाज्म बोल देते हैं इंग्लिश में। होता क्या है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य? जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है, इसी द्रव्य को हम क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कह देते हैं। इस कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकीय घटक पाए जाते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। इसके अंदर हम कोशिकांगों का अध्ययन करते हैं। कोशिकांग जो होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं जो विशेष प्रकार के कार्य को संपादित करते हैं। कोशिका में जो ये द्रव्य होता है, ये कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ है कोशिका द्रव्य, तथा एक तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। आपने पढ़ा था इसके अंदर बीच में केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर भी द्रव्य होता है जिसे हमने केंद्रक द्रव्य नाम दिया था। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को आपस में मिलाकर किसका निर्माण होता है? जीव द्रव्य का। इसे हम बोलते हैं जीव द्रव्य, या इसको प्रोटोप्लाज्म कह दिया जाता है। जो जीवन का आधार होता है, प्रोटोप्लाज्म। केंद्रक के अंदर का द्रव्य केंद्रक द्रव्य, कोशिका के अंदर का द्रव्य कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? जीव द्रव्य कह देते हैं। आगे देखिएगा, इसमें हम पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों का वर्णन करते हैं। तो पहला कोशिकांग लेते हैं, पहला कोशिकांग हम लेते हैं ER, जिसे हमने इंग्लिश में इसका फुल नाम होता है एंडोप्लाज्मिक, ई से, और आर से होता है रेटिकुलम। इसे हिंदी में बोल देते हैं अंतःपर्दवी जालिका। अंतःपर्दवी जालिका, इसकी जो खोज है ये पोर्टर नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। ER बोलता हूँ मैं अब इसको शॉर्ट में। ER जो होती है ये झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक बड़ा तंत्र होता है। ये लंबी नलिका गोल पुट्टिकाओं की तरह दिखाई देती है। जैसे कि मैं अभी डायग्राम बना रहा हूँ, ये मैंने केंद्रक बनाया। हमने देखा था केंद्रक के चारों ओर क्या होती है? अंतःपर्दवी जालिका होती है। इधर भी होती है। देखिएगा, इसे जो इधर वाली ये जो अंतःपर्दवी जालिका है ER है, इसके ऊपर राइबोसोम चिपके रहते हैं। ये जो राइबोसोम चिपके रहते हैं ये राइबोफोरिन नामक पदार्थ द्वारा चिपके रहते हैं। राइबोफोरिन एक पदार्थ होता है जिसके द्वारा राइबोसोम यहाँ पे चिपके रहते हैं। इनको मैंने नाम दिया राइबोसोम। और कौन से पदार्थ द्वारा चिपके रहते हैं तो आप बताना। राइबोफोरिन, राइबोफोरिन नामक पदार्थ द्वारा चिपके रहते हैं। इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इस ER को हमें खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका कह देते हैं, या खुरदरी ER कह देते हैं, रफ ER यानी कि RER कह देते हैं। इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, इसलिए इसको हम SER कहते हैं, यानी कि चिकनी अंतःपर्दवी जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो RER होते हैं इस पे राइबोसोम होते हैं, SER पे राइबोसोम नहीं होते, इसलिए इसको चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं।
कुछ प्रोटीन व वसा, इसमें राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए हम कहते हैं कि RER जो है ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। जो SER होती है ये वसा का संश्लेषण करती है, वसा का निर्माण करती है। कुछ प्रोटीन और वसा जो होते हैं ये कोशिका झिल्ली बनाने का कार्य करते हैं। क्या बनाने का कार्य करते हैं? कोशिका झिल्ली बनाने का कार्य करते हैं। इसे झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। इसके कार्यों की बात करें ER के, तो इसके कार्य जो हैं, जैसे कि पहला कार्य है कि ये विभिन्न क्षेत्रों में कोशिका जो द्रव्य है, ये जो कोशिका द्रव्य आपको दिखाई दे रहा है, इस कोशिका द्रव्य और केंद्रक जो है इसके बीच में पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है ये किसके कारण होता है? ER के कारण होता है। दूसरी हम बात करें तो जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, जो पाचन की क्रियाएं होती हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनके लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का निर्माण जो होता है वो इसी ER के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे यकृत में, यकृत के अंदर दवाइयाँ, जो हम दवा लेते हैं या कोई हानिकारक पदार्थ या विष जहर बन जाता है हमारे शरीर में, तो ये दोनों ही चीज़ें कहाँ पे इकट्ठी होती हैं? यकृत में इकट्ठी होती हैं। तो यकृत जो होता है, इस यकृत के अंदर जो SER होती है, ये SER इन दवा और विष को निराविष कर देती है। निराविष का मतलब होता है इनके प्रभाव को ख़त्म कर देती है, इनका कोई दूषित प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं पड़ने देती है या यकृत पे नहीं पड़ने देती है। दवा जो होती है वो विष जो होता है, ये दोनों ही हानिकारक होते हैं। अंदर जाने के बाद में, इकट्ठा होने के बाद, दवाइयाँ वैसे तो हमारे लिए लाभदायक होती हैं, हम ठीक होते हैं उससे, उसके बाद में वो हानिकारक हो जाती है। प्रयोग के पश्चात विष जो कई बार किन्हीं पदार्थों से हानिकारक विषैला पदार्थ भी बन जाता है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उनसे भी एसिटाल्डिहाइड नामक हानिकारक पदार्थ बनता है, विष बनता है, विषैला पदार्थ होता है। इनके प्रभाव को क्या कर देती है? निराविष करने का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया ER के बारे में। अब हम दूसरे कोशिकांग की चर्चा करते हैं जिसका नाम है गोल्जी काय। गोल्जी काय जो होते हैं, इनका जो खोज है इनकी, ये की थी कैमेलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने। कैमेलियो गोल्जी के नाम पे ही इसका नाम क्या पड़ा? गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, इंग्लिश में बोलते हैं, गोल्जी बॉडी पड़ा। गोल्जी काय जो होता है ये चपटी पुट्टिकाओं द्वारा निर्मित होता है। चपटी पुट्टिकाएं पाई जाती हैं जिनके कारण ये निर्मित होता है। इन चपटी पुट्टिकाएं जो होती हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से व्यवस्थित होती हैं। जैसे देखिएगा, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। ये पुट्टिकाएं हैं जो इस प्रकार से व्यवस्थित हैं, और इन पुट्टिकाओं को हम इन तीनों को ही हम क्या बोल देते हैं? कुंडिकाएं कह देते हैं। कुंडिकाएं या इन्हें शिस्टर्नी बोल देते हैं। ये तो कुंडिकाएं और शिस्टर्नी होती है, इनके पास ही पुट्टिकाएं और नलिकाएं होती हैं। इन तीनों के संयोग से गोल्जी काय का निर्माण होता है। इन्हें पुट्टिकाएं कहते हैं और इन्हें नलिकाएं कहते हैं। गोल्जी काय के कार्य की बात करें तो जो ER होती है, मैंने आपको याद है तो यहाँ पे केंद्रक के ऊपर गोल्जी काय का निर्माण किया था। तो ER में जो संश्लेषित पदार्थ होता है, जो पदार्थ बनता है, वो पदार्थ गोल्जी काय के अंदर ही पैक किए जाते हैं, यानी संग्रहित या इकट्ठे किए जाते हैं। जो पदार्थ होते हैं वो यहीं पे इकट्ठे होते हैं। दूसरी बात हम करें तो गोल्जी काय जो होता है, इस गोल्जी काय द्वारा लाइसोसोम का निर्माण किया जाता है, जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। लाइसोसोम जो होते हैं ये पाचक एंजाइम होते हैं, इनमें जो जैव रासायनिक क्रियाओं में सहायता करते हैं। तो लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो गोल्जी काय के द्वारा ही होता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो शुक्राणु होते हैं, इन शुक्राणु के ऊपर टोपीनुमा संरचना होती है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम का निर्माण भी किसके कारण होता है? गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। ये हमने बात की गोल्जी काय की। आगे बढ़ते हैं। गोल्जी काय जो होता है, गोल्जी काय की बात हो गई। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की। तीसरा जो कोशिकांग है उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है ये हमने कोशिकाओं में, आपको याद हो तो, इस प्रकार से बनाए थे। लाइसोसोम जो होते हैं ये इनकी जो खोज है वो खोज डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। ये एक ही झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, एक ही झिल्ली से, यानी एकल झिल्ली के बने होते हैं। इनमें पाचक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? पाचक एंजाइम। और इन पाचक एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है और इन पाचक एंजाइमों को इनमें RER बनाती है। इन पाचक एंजाइमों का जो निर्माण होता है वो कौन करती है? RER इन पाचक एंजाइमों का निर्माण करती है। लाइसोसोम जो होता है इसमें पाचक एंजाइम जो होते हैं ये जटिल पदार्थों को, जटिल पदार्थ भोज्य पदार्थ भी हो सकते हैं, इनको सरल पदार्थों में तोड़ देती है तथा जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, मान लीजिए कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई, तो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये लाइसोसोम जो होते हैं ये फट जाते हैं और इनका जो पाचक एंजाइम होता है ये बाहर निकल जाता है। और जैसे ही इसमें से पाचक एंजाइम बाहर निकलता है तो ये पूरी कोशिका का क्या कर देते हैं? पाचन कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्मघाती थैली कहते हैं। प्रश्न आता है 1 नंबर में कि आत्मघाती थैली कोशिका की किसको कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे? लाइसोसोम को कहते हैं। जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। ये हमने बात की लाइसोसोम की। आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं अगले टॉपिक की जिसका नाम है चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है, ऑर्गन होता है। ये सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। प्रश्न पूछा जाए अगर कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिका में होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं होता, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये कोशिका को आवश्यक शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। इसमें शक्ति का निर्माण होता है, या कहते हैं कि ऊर्जा का निर्माण होता है। जो हम भोजन खाते हैं इससे जो ऊर्जा मिलती है, इस ऊर्जा का जो निर्माण है ये किसके द्वारा किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही किया जाता है। और ये इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह, या हम ऊर्जा ग्रह, या हम इसे पावर हाउस कह देते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो ATP के रूप में होता है। ATP एक यूनिट होती है शर्करा की। ATP जो होती है इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। आगे बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी जो खोज है ये आल्टमान नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई और इसे जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो नाम सी बेंडा नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। सी बेंडा नामक वैज्ञानिक द्वारा इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया और इसकी खोज जो है वो किसके द्वारा की गई? आल्टमान नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। इसका जो सर्वप्रथम इसको देखने का जो कार्य किया, सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा जिसने, उसका नाम है कोलिकर।
कोलिकर्णी कीटों की रेखित पेशी कोशिका में, कीटों की रेखित पेशी कोशिका, कीटों की रेखित पेशी कोशिका के अंदर कोलिकर्णी सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। आल्टमान ने फिर इसकी खोज की और इसे सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। आगे बढ़ते हैं, इसकी संरचना की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये इस प्रकार से एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली युक्त होता है, इसको बाह्य झिल्ली बोलते हैं। इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है उस आंतरिक झिल्ली पे इस प्रकार से अंगुली के समान वलन पाए जाते हैं। इस प्रकार से इस डायग्राम को बनाना भी सीखिएगा साथ में किस प्रकार से बना रहे हैं। तो ये है आंतरिक झिल्ली इसकी, जिसके ऊपर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, आंतरिक झिल्ली। ये जो अंगुली नुमा संरचना होती है, इन संरचनाओं को हम क्रिस्टी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? क्रिस्टी कह देते हैं। क्रिस्टी जो होती है इसके ऊपर विशेष प्रकार के कण पाए जाते हैं। ये कण आप सभी पे बनाएंगे जितनी भी क्रिस्टी इसमें दिखाई दे रही है। इन कणों को हम F1 कण, F1 कण या इन्हें ऑक्सीसोम या इन्हें प्रारंभिक कण कहते हैं। तीन नाम होते हैं। इनको कणों को आप F1 कण, ऑक्सीसोम या प्रारंभिक कण कह सकते हैं। जो क्रिस्टी होती है, इन क्रिस्टी के मध्य का ये जो भाग है, क्रिस्टी के बीच का जो ये भाग है, इस भाग को हम अधात्री या मैट्रिक्स कह देते हैं। अधात्री या इंग्लिश में इसको मैट्रिक्स कह देते हैं। मैट्रिक्स जो होती है इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग होता है इसके अंदर स्वयं के राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम, स्वयं के राइबोसोम होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसमें खुद का डीएनए भी होता है। इसमें खुद का क्या होता है? डीएनए। डीएनए को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ हम डीएनए को ही क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्यों के अंदर या जंतुओं के अंदर डीएनए जो होता है, इसी के द्वारा जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जो माता पिता से जो लक्षण होते हैं वो बच्चों में जाते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। और ये आनुवांशिक पदार्थ जो है ये डीएनए के माध्यम से ही, आनुवांशिक पदार्थ जो है ये डीएनए को बोलते हैं। इसके माध्यम से आनुवांशिक लक्षण बच्चों में पहुँचते हैं। तो इसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें खुद का राइबोसोम और खुद का डीएनए होता है? तो आप नाम बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा ये हरित लवक में भी होते हैं। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसे कोशिकांग हैं जिसके अंदर स्वयं का राइबोसोम व स्वयं का डीएनए होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कोशिकांग नहीं है जिसमें स्वयं का राइबोसोम और डीएनए हो। माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषता की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये खुद माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं का निर्माण कर सकता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को बना सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में इसे स्वतः जनन बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वतः जनन की क्षमता होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को ही निर्मित कर सकता है। परंतु ये तभी होगा जब ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य के अंदर होगा। जब ये कोशिका द्रव्य जो है इस कोशिका द्रव्य के अंदर होगा तभी ये क्या कर सकता है? खुद से खुद का निर्माण कर सकता है। यानी कि कोशिका द्रव्य से अगर माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाल लेंगे तो ये खुद का निर्माण नहीं कर पाएगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। ये हमने बात की
माइटोकॉन्ड्रिया की। 2% इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो स्वयं का निर्माण कर सकता है, स्वतःजनन की क्षमता होती है, और ये सिर्फ कोशिका द्रव्य में होता है तभी अपना निर्माण कर सकता है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, अर्धस्वयंशासी कोशिकांग भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट की बात करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं प्लेस्टिड के बारे में, या 5वां टॉपिक या कोशिकांग लेते हैं हम प्लेस्टिड, या इन्हें लवक कह देते हैं। लवक जो होते हैं ये पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। सिर्फ किस में होते हैं, पादप कोशिकाओं में। लवकों में विभिन्न प्रकार के वर्णक होते हैं। लवकों में विभिन्न प्रकार के वर्णक होते हैं, और इन वर्णकों के कारण क्या होता है, इन प्लेस्टिड का कलर होता है या रंग होता है। प्लेस्टिड जो होते हैं सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो होता है हरित लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक, या इसे वर्णकी लवक भी बोल सकते हैं, तीसरा होता है अवर्णी लवक। हरित लवक जो होता है इसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है, क्लोरोफिल वर्णक, या इसे हम पर्णहरित भी बोल देते हैं। इसके कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है, और इसी के कारण हरित लवक का रंग भी क्या होता है, हरा होता है। वर्णी लवक जो होते हैं ये रंगीन होते हैं, सामान्यतः फूलों में पाए जाते हैं, पुष्पों के अंदर, जिससे फूलों की पंखुड़ियों का जो रंग होता है वो रंगीन होता है। अवर्णी लवक जो होते हैं ये श्वेत या रंगहीन होते हैं, जो पौधे के रंगहीन भागों में पाए जाते हैं। ये 3 होते हैं लवक। हमें यहाँ पे पढ़ना है हरित लवक के बारे में, तो हम पढ़ते हैं हरित लवक के बारे में। हरित लवक जो होता है, हरित लवक की खोज जो है ये शिम्पर नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, शिम्पर नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। इसमें भी 2 प्रकार की झिल्लियां होती हैं। एक जो झिल्ली होती है इसे बाह्य झिल्ली बोल देते हैं, दूसरी जो झिल्ली होती है इसे अंतः झिल्ली बोल देते हैं, या आंतरिक झिल्ली बोल देते हैं, एक ही बात होती है। इसके अंदर जो पदार्थ होता है इस पदार्थ को हम पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं, और इस पीठिका या स्ट्रोमा के अंदर सिक्कों की ढेरी के समान कुछ संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम थाइलेकोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, थाइलेकोइड। और जब ये ढेरी के समान इकट्ठे हो जाते हैं, एक को थाइलेकोइड बोलते हैं, जब ये इकट्ठे हो जाते हैं ढेरी के समान तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें ये 20 से 25 की संख्याओं में होते हैं ग्रेना। यहाँ पे मैं 2-3 ही बना रहा हूँ। ये जो ग्रेना होते हैं ये आपस में एक संरचना द्वारा जुड़े होते हैं इस प्रकार से। ये जो संरचना है इसे हम इंटरग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरग्रेनम। यानी जो ग्रेना होते हैं वो आपस में इंटरग्रेनम नामक संरचना द्वारा जुड़े होते हैं। थाइलेकोइड की जो झिल्ली होती है, इस थाइलेकोइड की जो झिल्ली होती है या जो पीठिका होती है, इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को करने में सहायता करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया आप जानते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को करने के लिए थाइलेकोइड की झिल्ली में और पीठिका के अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हरित लवक में खुद का राइबोसोम होता है, मैंने आपको बताया, और इसके अलावा खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में हरित लवक ऐसा कोशिकांग होता है जिसमें स्वयं का डीएनए और स्वयं का राइबोसोम होता है। आगे बढ़ते हैं, ये हमने बात की हरित लवक की जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में होता है, जिससे पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम रसधानियों की।
छठा कोशिकांग लेते हैं रसधानियाँ। रसधानियाँ जो होती हैं ये ठोस तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। मतलब कि थैलीनुमा संरचना होती है जो विभिन्न पदार्थों का, वो चाहे ठोस हो चाहे तरल हो, उसका संग्रहण करती है। जैसे कि हम अमीबा की बात करें तो अमीबा के अंदर जो रसधानियाँ होती हैं, ये जो बाहर से ये भोजन का कण, जो भोजन होता है, भोजन का जो कण होता है, इसे जब ये शरीर के अंदर ग्रहण करता है तो ये भोजन के कण को रसधानी में इकट्ठा कर लेता है। तो यानी कि ठोस या तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं, थैलीनुमा संरचना होती है। जंतु कोशिकाओं की बात करें तो जंतु सेल्स के अंदर जो रसधानियाँ होती हैं वो छोटी होती है, जबकि पादप प्लांट सेल्स के अंदर ये बहुत बड़ी होती हैं। आगे बात करें तो कुछ पौधों की कोशिकाओं की जो केंद्रीय रसधानी की माप होती है वो कोशिका के आयतन का 50 से 90% होती है। मतलब कि कुछ पौधों की कोशिकाओं में जो केंद्र में, बीच में, कुछ कोशिकाओं के अंदर जो केंद्र में रसधानी होती है, ये रसधानी इतनी बड़ी होती है कि 50 से 90% इस कोशिका का माप होती है। यानी कि लगभग 50 से 90% तक सिर्फ यही फैली रहती है कोशिका के अंदर। उसके बाद में बात करें तो पौधों के लिए, पौधे जो होते हैं उनकी कोशिकाओं में जो रसधानियाँ होती हैं, इन रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। इस कोशिका द्रव्य के भरने के कारण ये कोशिका को कठोरता और स्फीति प्रदान करती है। कठोरता और स्फीति प्रदान करती है। स्फीति का मतलब होता है फैलाती है, कोशिका को फैलाती है। इसके अंदर एमिनो अम्ल, शर्करा तथा विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। कार्बनिक अम्ल होते हैं, प्रोटीन भी इसके अंदर उपस्थित है। अब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन की। कोशिका जो विभाजन होता है ये दो प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन होता क्या है तो आप ये बताएंगे कि जो कोशिका होती है ये विभाजित होकर दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, या दो कोशिकाएं जो आगे विभाजित होती हैं ये 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यानी एक कोशिका 2 भागों में विभाजित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। यानी कि नई कोशिकाएं जो बनती है, नई कोशिकाओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कह देते हैं, कोशिका विभाजन कह देते हैं। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री जो विभाजन होता है इसमें जो जनक कोशिका होती है, इस जनक कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 गुणसूत्र बना रहा हूँ। ये जनक कोशिका है। जनक का मतलब माता पिता की जो कोशिका होती है वो जनक कोशिका है, जिससे का विभाजन होना है। अब इसका जब विभाजन होगा तो जो 2 कोशिकाएं बनेगी, इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होगी, इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो जनक कोशिका के क्या होगी, समान होगी। इसमें भी 4 गुणसूत्र है, इसमें भी 4 गुणसूत्र है, इसमें भी 4 गुणसूत्र है, इसमें भी 4 गुणसूत्र है। यानी कि जो संतति कोशिका का निर्माण होगा इसमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की क्या रहती है, समान रहती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। ये जो विभाजन होता है ये वृद्धि कोशिकाएं जो होती हैं ये अपनी वृद्धि के लिए इस प्रकार का विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन। इसके अलावा जब हमें चोट वगैरह लग जाती है या ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इन क्षतिग्रस्त ऊतकों को सही करने का, ठीक करने का कार्य भी किसके कारण होता है, मरम्मत करने का जो कार्य होता है वो भी समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसके बाद में बात करें हम कोशिका के दूसरे विभाजन की, जिसका नाम होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री जो विभाजन होता है इसमें जो गुणसूत्र होते हैं उसकी संख्या क्या हो जाती है, जनक की तुलना में संतति में आधी हो जाती है। ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। जैसे कि देखिएगा ये कोशिका है। इस अर्धसूत्री विभाजन की एक विशेषता होती है, इसमें जीन विनिमय पाया जाता है।
जीन विनिमय या जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो एक गुणसूत्र होता है, ये गुणसूत्र है और एक गुणसूत्र मान लीजिए ये है, तो जो समजात गुणसूत्र होते हैं, इन समजात गुणसूत्रों की जो भुजाएं होती हैं, इन्हें हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये जैसे कि ये जो रेड रंग में कलर में आपको गुणसूत्र दिखाई दे रहा है, इसके जो ये दो गुणसूत्र भुजाएं हैं, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं। सिस्टर का मतलब बहन से लिया गया है यहाँ पे। और ये दो जो है ये आपस में बहन है, सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन जब ये दो अलग अलग गुणसूत्रों की है तो इसे हम क्या कह देते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कह देते हैं। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या करती है? अपने अपने गुणसूत्रीय भागों का आदान प्रदान कर लेती है, जिससे क्या होता है कि ये जो वाला पार्ट होता है, ये पार्ट इसके ऊपर आ जाता है और ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार के प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो जीन विनिमय असूत्रीय विभाजन में होता है, इसकी पेकाइटिन अवस्था में होता है। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो जीन होते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं। यानी यहाँ पे जो जीन था वो पहले इधर था, इधर, वो इधर आ गया और ये इधर, मतलब जीनों का आदान प्रदान हो जाता है। इसमें सहलंगनता नहीं बनी रहती है, जो बाद में बात करेंगे आगे की कक्षाओं में। अब हम बात करते हैं असूत्रीय विभाजन में। तो असूत्रीय विभाजन जो होता है, इसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, जैसे मैं 4 गुणसूत्र वही बना रहा हूँ, ये इसके ऊपर मैंने गुणसूत्रों का आदान प्रदान कर दिया है, जीन विनिमय हो चुका है। तो जब इससे संतति बनेगी तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। आगे बात करें तो इनसे जब हम गुणसूत्र बनाएंगे, इनसे जब, इसको हम बोलते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट। और जब इनसे जब आगे विभाजन होगा और कोशिकाओं का निर्माण होगा, संतति कोशिकाओं का, तो 4 संतति कोशिकाएं बनेगी और इनके अंदर क्या होगा कि जो गुणसूत्र होंगे वो आधे आधे हो जाएंगे, यानी इनसे भी आधे हो जाएंगे। इस प्रकार से इनमें गुणसूत्रों की संख्या सभी में बनी रहेगी। तो इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो संतति में जनक की तुलना में आधी हो जाती है। इस विभाजन को हम कहेंगे अर्धसूत्री सेकंड, असूत्री सेकंड विभाजन। ये लेसन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इस लेसन को अच्छे से दोबारा समझिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। अगर आपके समझ में नहीं आता है, कहीं पे आप कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। धन्यवाद।